लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नेचर परिवार से जुड़े हुए सभी लोग और वे लोग भी जो डॉक्टर नेचर के सेमिनार में ऑनलाइन वर्कशॉप में पहली बार आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप न्यूट्रिशन और वेलनेस में रुचि रखते हैं। जहां एक तरफ देश में बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों से परेशान हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बहुत सारे बीमारियों से सफर कर रहे हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं आपकी तरह जो न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं, सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में समझना चाहते हैं और अपनी सेहत को सुधारने के लिए एक स्टेप ऑलरेडी आपने बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेलुलर न्यूट्रिशन थेरेपी है, ये काफी इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर नेचर वेलनेस फाउंडेशन जो है ये कोशिश कर रहा है कि इस थेरेपी के बारे में, न्यूट्रिशन पोषण के विज्ञान के बारे में, इसके महत्व के बारे में हम लोगों को समझाएं। इसका असर हम जो देखना चाहते हैं, जो रिजल्ट इसका होगा कि आप अपनी सेहत को सुधारने के बारे में समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से कोशिकीय स्तर पर, हमारे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है और इस कोशिकीय स्तर पर हम अपनी कोशिकाओं को पोषित करके, कोशिकाओं में जो दूषित तत्व हैं, टॉक्सिन्स, इनको हम निकाल के हमारी सेहत को बिना दवाइयों के कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे आने वाले समय में हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वर्कशॉप में ये भी सीख पाएंगे और हमारे साथ डॉक्टर नेचर के साथ जुड़ के ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये जो 21वीं सदी की और 22वीं सदी की जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है वेलनेस इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो ये लगभग $4.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनने जा रही है, इस इकोनॉमी में आप अपने लिए एक महत्वपूर्ण इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। कि देखिए, जो इंडस्ट्री सबसे तेज गति से बढ़ रही है, उस इंडस्ट्री में अगर हम लोग भी हिस्सेदार बनते हैं, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में, इस इंडस्ट्री को समझने में, इस इंडस्ट्री का महत्व और लाभ लोगों तक पहुंचाने में, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा इनकम भी अर्न कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशन, पोषण विज्ञान, योगा, वेलनेस, एज अ वेलनेस कोच, न्यूट्रिशन एडवाइजर, डाइटिशियन, इस तरीके से बहुत सारे लोग इसके बारे में जान के, सीख के, कुछ कोर्सेज करके आज ऑनलाइन लाखों रुपए अर्न करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को सेहत सुधारने में मदद करते हैं, लोग उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, लोग उनको थैंक यू बोलते हैं और साथ ही साथ ये लोग एक कैरियर बिल्ड कर पाते हैं। दुनिया भर में वेलनेस कोच का प्रोफेशन आज की तारीख में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। बहुत स्पीड से वेलनेस एडवाइजर्स और न्यूट्रिशन कोच की पूरी दुनिया में संख्या बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में एज ए वेलनेस कोच, वेलनेस एडवाइजर जुड़ रहे हैं। आज हम लोग बात करते हैं इस सारी जर्नी के बारे में कि एक्चुअल में ये सेलुलर न्यूट्रिशन क्या है और क्यों जरूरत है। तो देखते हैं हम लोग डिटेल में। जैसे कि टॉपिक हमारा है सेलुलर न्यूट्रिशन और ये 6 दिन के अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। आज हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स, मूलभूत जो इसकी अवधारणा है वेलनेस की, जो सेलुलर न्यूट्रिशन थेरेपी की, उसको हम समझेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग और डिटेल में, डेप्थ में समझेंगे कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा पोषण महत्वपूर्ण है। डायबिटीज जैसी बीमारी को कैसे हम लोग पोषण से, अच्छे न्यूट्रिशन से कंट्रोल कर सकते हैं। ना केवल कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। हम डायबिटीज को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, सारी की सारी दवाइयां हम लोग बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग डॉक्टर रीटा से भी हम समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग पोषण का इस्तेमाल करके, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके हम तमाम गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है, महिलाओं की जितनी भी समस्या हैं, इनसे हम बच सकते हैं। इवन कैंसर जैसी समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के आने वाले जो है और अन्य जो 5 दिन है, ये आपकी नॉलेज में काफी महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से आप इसको सुनिएगा। और जो लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, जैसे शुरू में बताया गया द्वारकेश जी द्वारा कि आपको ये कोर्स अटेंड करने के बाद, ये जो प्रोग्राम है, ये वर्कशॉप है, इसको अटेंड करने के बाद ये जब 5 दिन 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट को डॉक्टर नेचर वेलनेस फाउंडेशन देगी। और सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करेंगे, सर्टिफिकेट को एंडोर्स करेंगे हमारी टीम ऑफ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारा शरीर छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, जिसका
नाम है कोशिका। कोशिका एक छोटी इकाई है जिससे हमारा शरीर मिलके बनता है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। जैसे कि हम मकान बनाते हैं तो हम एक एक ईंट को मिलाकर एक मकान बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी जो ईंट है, हमारा फाउंडेशन है, वो छोटी इकाई का नाम कोशिका है। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये कोशिका जो है अपने आप में ऑटोनोमस है, यानी कि ये अपने आप सारी अपनी क्रियाएं करती है, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और बहुत सारे फंक्शंस हैं। और ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलके और एक उत्तक का निर्माण करती है जिनको हम टिश्यूज बोलते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं जिसको हम अंग बोलते हैं, और सारे अंग मिला के हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे जरूरी है कि हम कोशिका को समझें। सेल्स आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक, मतलब इवन आंख से नहीं दिखती इतनी छोटी ये इकाइयां होती है। और हमारे शरीर में एग्जैक्ट संख्या तो हमेशा स्थायी नहीं रहती है और ना ही किसी को मालूम है। हमारे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 37 खरब कोशिकाओं का समूह हमारे शरीर में है, जो कि अलग अलग कार्य करने का उनका फंक्शन होता है टू कीप यूज अस इन गुड हेल्थ, हमारे शरीर को अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए, साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस तनाव को कम करने के लिए, और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, चय उपापचय क्रिया, इन सब को करने का जो काम है वो कोशिकाएं करती है। सेल्स वर्क टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कोशिकाएं, जैसे मैंने कहा, ये मिल के टिश्यूज का निर्माण करती है, और टिश्यूज जो है हमारे ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट, लीवर, हमारी त्वचा, हमारी मसल्स, इन सब का निर्माण कोशिकाएं करती है। सेल्स परफॉर्म वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग क्रिएटिंग एनर्जी। ये ऊर्जा प्रदान करने का, ऊर्जा का निर्माण करने का काम करती है। एलिमिनेटिंग टॉक्सिन, हमारे कोशिकाओं से जो न्यूट्रिशन के अलावा जो टॉक्सिन्स है, गंदे तत्व हैं, जो विषाक्त तत्व हैं, जहरीले तत्व हैं, जो हमारी कोशिकाओं में प्रदूषण फैलाते हैं, कोशिकाओं को दूषित करते हैं, इनको निकालने का काम भी कोशिकाएं करती है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द बॉडी, और हमारे शरीर को एक शेप और एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम कोशिकाओं का है। हाउ सेल्स फंक्शन, हमारी कोशिकाएं कार्य किस तरीके से करती हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं ये किस तरीके से अपना प्रतिदिन कार्य करती है। इस कार्य को करने के लिए कोशिकाओं को दे नीड्स मैक्रोन्यूट्रिएंट, वृहद पौष्टिक तत्व, यानी कि ऐसे पौष्टिक तत्व जो हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। एक तो उनकी जरूरत पड़ती है जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये तीनों चीजें हमें थोड़ा अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, सूक्ष्म पौष्टिक तत्व। ये कम तो जरूरत होते हैं लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट से भी ज्यादा महत्व के हैं, इनका महत्व ज्यादा है लेकिन जरूरत इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स और अदर ट्रेस कंपाउंड्स, और साथ में पानी की आवश्यकता पड़ती है हमारी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए। तो इस तरीके से ये रॉ मटेरियल है जो हमारी कोशिकाओं के निर्माण में और उनके कार्य करने के लिए जरूरी है। हमारी कोशिकाएं प्रोसेस अपना परफॉर्म करने के लिए इनका जो दे नीड दिस इनपुट्स, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये पौष्टिक तत्व है, विटामिन और मिनरल्स, इनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर से, हमारी कोशिकाओं से हार्मफुल कंपाउंड्स, जो विषाक्त तत्व, उनको बाहर निकालने के लिए, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और दूसरी कोशिकाओं से संपर्क, कम्युनिकेशन करने के लिए, और शरीर की आवश्यकताओं को के हिसाब से जो ये रिस्पॉन्स करती है कोशिकाएं, इसके लिए सब कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है पौष्टिक तत्वों की। When cells fails to perform at their full potential, this impacts every aspect of our life. अगर हमारी कोशिकाएं सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती है तो हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को ये प्रभावित करती है। Improvement in cellular nutrition happens over time. हमारे कोशिकाओं में जो पोषण का असर है वो एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, और ये इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें ओवरऑल लाइफस्टाइल, हमारे जीवन शैली को, हमारी डाइट को सुधारना पड़ेगा, और साथ में हमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब करेंगे तो हमारी कोशिकाएं जो है ठीक से काम कर पाएंगी। अब कोशिकाएं के बारे में हमने जाना, सेलुलर न्यूट्रिशन क्या है, कोशिकीय पोषण ये क्या है और ये कितना जरूरी है, और ये किस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण है। Cellular nutrition can be described as the process of
making sure our body cells receive nutrient they need so they can perform all their major functions to help achieve optimum health at the cellular level. यानी कि एक कोशिकीय पोषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाओं को जरूरी पौष्टिक तत्वों का को दिया जा सके जिससे कि हमारी कोशिकाएं पूर्ण रूप से कार्य कर सके. क्रिएटिंग ऑप्टिमम सेलुलर न्यूट्रिशन इज द फाउंडेशन. ये एक मुख्य आधार है हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ का, हमारे स्वास्थ्य का, कोशिकाओं को पोषण मिलना. सेलुलर टारगेट्स द हेल्थ ऑफ योर सेल्स कैन बी फंक्शन ऑप्टिमली. अगर कोशिकाओं को ठीक से पोषण मिलेगा तो हमारी कोशिकाएं ठीक से कार्य कर पाएगी. क्या क्या कार्य कर पाएगी? जैसे हमने पढ़ा इससे पहले, वो सारे कार्य कर पाएगी. Daily lifestyle choices like diet, stress levels, and even the sleeping pattern can impact how your cells function. हमारी कोशिकाओं का जो कार्य करने का जो प्रोसेस है उसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है? हमारी डाइट, हम किस तरीके का भोजन कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव कितना है, हम किस तरीके से, हमारी नींद का पैटर्न क्या है, हम लोग ठीक से नींद लेते हैं कि नहीं लेते. ये सारे जो चीजें हैं वो हमारी कोशिकाओं की उम्र और हमारी उम्र को प्रभावित करती है. अगर हम लोग प्रॉपरली सेलुलर न्यूट्रिशन, कोशिकीय पोषण लें तो हम हमारी एज के प्रभाव को कम कर सकते हैं, हमारी कोशिकाओं की उम्र को बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली हम मानव की उम्र को बढ़ा सकते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड टू सर्वाइव. ये हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि एनर्जी के लिए, प्रोटीन हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए. लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें अच्छा जिंदगी जीने के लिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट तो जिंदगी जीने के लिए और अच्छा जिंदगी जीने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसको हम विटामिन और मिनरल्स बोलते हैं. बाय सपोर्टिंग सेलुलर हेल्थ थ्रू ऑप्टिमम सेलुलर न्यूट्रिशन यू गिव योर सेल्स द टूल्स टू परफॉर्म हेल्थ एंड वाइटलिटी. अगर हम अच्छा कोशिकीय पोषण देते हैं हमारे शरीर को तो हम अच्छी सेहत पा सकते हैं. अब हम लोग समझते हैं न्यूट्रिएंट क्या है. एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं बार बार कि पोषण पोषण न्यूट्रिशन, तो एक्चुअल में न्यूट्रिएंट यानी कि पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शंस. ये जो पौष्टिक तत्व है जिसको हम लोग विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन है, ये एक्चुअल में क्या करते हैं? हमारे शरीर के बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और रिपेयर भी करते हैं. बहुत सारे काम भी करते हैं, साथ में रिपेयर भी करते हैं. हमारी ग्रोथ, हम जो बढ़ते हैं उम्र के साथ साथ में, हमारे ऑर्गन्स जो बढ़ते हैं, हमारी साइज बढ़ती है, हमारी सारी चीजों को ये प्रभावित करते हैं. साथ ही एनर्जी जो है, हमें ऊर्जा मिलने के लिए भी न्यूट्रिएंट पौष्टिक तत्व काम में आते हैं. हमारी सारी बॉडी जो है एक रेसिंग कार की तरह है. जैसे आप सामने एक सुंदर सी गाड़ी देख पा रहे हैं, हम लोग सभी चाहेंगे, हम में से सारे लोग यही चाहेंगे कि ऐसी सुंदर गाड़ी हमारे पास हो. राइट, कहीं खड़ी भी रहती है, किसी और के घर के बाहर भी खड़ी रहती है, रोड पे चलती है, तभी भी इस तरीके की गाड़ी, अगर बिल्कुल चमचमाती गाड़ी हो, नीट एंड क्लीन हो, नई गाड़ी दिख रही हो तो अच्छा लगता है, चाहे वो हमारी ना भी हो. सेम उसी तरीके से जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है या हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को देखते हैं तो हमें वैसी ही खुशी होती है कि यार ये बड़ा फिट इंसान है, ये हेल्दी है, जैसे कि इस कार को देख रहे हैं. और हम खुद के लिए भी ऐसा चाहेंगे कि इस कार की तरह हमारा बॉडी हो, हमारी शेप हो. ऐसा नहीं कि वो पीछे से कुछ फैला हुआ है, आगे से फैला हुआ है, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारी स्किन पे झुर्री आ रही है, हम मोटे हो रहे हैं, हमें छींकें आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं. तो इस तरीके से अगर अच्छा पोषण, जैसे कार को क्या चाहिए? अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल या डीजल या जो भी फ्यूल है वो अच्छा क्वालिटी का चाहिए. अगर उसमें केरोसिन मिला के डालेंगे, अगर पेट्रोल में डीजल मिला के डालेंगे, डीजल में केरोसिन मिला के डालेंगे या पानी मिला के डालेंगे, राइट, तो कैसा होगा? आपकी कार का इंजन खराब हो जाएगा और आपकी इंजन की परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी और आपकी गाड़ी तरह तरह की आवाज करने लगेगी, खटारा हो जाएगी. सेम उसी तरीके से हमारे शरीर को एक अच्छा भोजन, अच्छा न्यूट्रिशन प्रतिदिन आवश्यकता है. अच्छा, कई लोग पूछते हैं, मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि आप अच्छा पोषण लीजिए. अच्छा पोषण लेने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं किसी को कहता हूँ कि आप विटामिन सी रेगुलर लीजिए, तो आंवला जूस पीजिए. तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि कब तक पीना है. अब मैं, जिस तरीके से ये गाड़ी है, इस गाड़ी के मालिक अगर आप होते और आप जहां से आपने गाड़ी परचेज करी है उनसे आप पूछते कि सर इसमें पेट्रोल कब तक डालना है, या मैं कितने दिनों के बाद इसमें पेट्रोल में केरोसिन मिला के डाल सकता हूं, या इसकी सर्विस कब कब करानी है,
तो क्या उत्तर मिलेगा? मुझे लगता है कि उत्तर आप सब लोगों को मालूम है और यही आंसर, यही उत्तर मैं लोगों को देने की सोचता हूँ, लेकिन हर बार कोई नया व्यक्ति फिर से पूछता है कि आंवला जूस कब तक पीना है। नहीं, तो मेरे दिमाग में यही गाड़ी सामने नजर आती है। अब मुझे नजर आता है कि ये बंदा थोड़े दिन के बाद में एक खटारा गाड़ी के रूप में दिखने वाला है, तरह तरह की आवाजें इसके शरीर में आने वाली है, क्योंकि ये बार बार यही सवाल पूछता है कि पोषण कब तक लेना है। नाउ, लीडिंग कॉजेज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जीवन शैली जनित जो रोग हैं या बीमारियां हैं, उनके क्या क्या कारण हैं मुख्य रूप से। जीवन शैली, जो आधुनिक जीवन शैली की जो बीमारियां हैं, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, यानी कि गैर संक्रामक रोग। जैसे कुछ रोग तो बीमारियां संक्रामक होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, वो वायरस और बैक्टीरिया, जैसे कोविड का केस हमने देखा। लेकिन जीवन शैली से जनित जो बीमारियां हैं, वो पोषण की कमी और अत्यधिक प्रदूषण, यानी कि टॉक्सिन्स का अंदर बॉडी में जाना और शरीर की सफाई ना होना, ये दो मुख्य कारण है। शरीर में जो विष जा रहा है उसकी मात्रा बढ़ गई है, और जो सफाई करने वाले जो आपके कर्मचारी हैं, जो शरीर के अंदर से सफाई करने वाले थे, विटामिन और मिनरल्स, उनकी कमी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संक्रामक रोग। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के मुख्य मुख्य गैर संक्रामक रोग हैं। उदाहरण के तौर पे कैंसर। अब क्या आप समझने की कोशिश करिए कि कैंसर आपको विटामिन की कमी से हो सकता है, होता ही है। अगर आप कितना आसानी से, जो मुझे पूछता है कि आंवला जूस कब तक पीना है, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार ये इंसान कब तक चाहता है कि कैंसर आ जाए। जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन से फिर से कैंसर आने की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं, या तो आप, जरूरी नहीं है कि आंवला जूस ही पिए, आप विटामिन सी के दूसरे सोर्सेज भी आप खा सकते हैं। आप ब्लूबेरी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, आप ऑरेंज खा सकते हैं, आप नींबू खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको देखना ये होगा कि आपको पोषण मिले, चाहे कहीं से मिले, राइट। और आप दूषित तत्वों को रोज निकालें, नहीं तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। डॉक्टर पंकज के सेशन में आप अच्छे से समझेंगे कि डायबिटीज के लिए कौन कौन से विटामिन जिम्मेदार हैं, यानी कि किन विटामिन की कमी से डायबिटीज हो सकता है। इसी के अलावा लंग डिजीज, जो फेफड़ों की, आजकल दिल्ली, मुंबई में, इवन जयपुर में भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे लंग्स की बीमारियां हो रही है, यानी कि जैसे अस्थमा है, फेफड़ों का कैंसर है, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा बहुत सारे हृदय रोग हैं, हार्ट अटैक है, हार्ट स्ट्रोक से। इनका कारण भी हमारी जो है आधुनिक जीवन शैली है। इफेक्ट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, घटिया क्वालिटी का पोषण या खराब पोषण या अत्यधिक मिलावट वाला भोजन, ऐसे भोजन या पुअर न्यूट्रिशन वाला भोजन लेने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। उदाहरण के तौर पे कुछ बीमारियां जैसे मैंने पहले बताई और डिटेल में बता रहा हूं। अनहेल्दी डाइट, आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है, आपका भोजन अच्छा नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, पोषण अच्छा नहीं है, कोशिकाओं को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। दुनिया में ज्यादातर बीमारियां, यानी कि 70 से 75% बीमारियों का जो कारण है वो है इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन, यानी कि आपके भोजन में, पोषण में असंतुलन। कुछ लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कुछ चीजों को हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चर्बी, फैट, शुगर यानी कि चीनी, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खा रहे हैं, जितनी आवश्यकता उससे अधिक है। तो आप जैसे तराजू के अंदर, एक पलड़े के अंदर हम लोग ज्यादा सामान रख देंगे तो भारी हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, दूसरा पलड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो इसको असंतुलन कहते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें अनावश्यक रूप से हम लोग खाते हैं। कुछ चीजें हम तो जानबूझ के गलती से खाते हैं, जैसे समोसा, कचौरी, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, बहुत सारी चीजें हैं जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अत्यधिक खाते हैं। कुछ चीजें हम मजबूरी में खाते हैं, जैसे कि आप सब लोगों से अगर मैं सवाल पूछूं कि आज आपके परिवार में, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आप खुद, आपने कितना जहर खाया। आप सब जानते हैं कि आप जहर खाया है, क्योंकि आपने गेहूं खाया होगा, चपाती खाई होगी, चावल खाया होगा, दाल खाई होगी, आपने दूध पिया होगा, दही खाया होगा, या कुछ वेज या नॉन वेज जो भी कुछ खाया होगा। कहीं ना कहीं हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, खेत से उगने तक, आपके प्लेट तक भोजन पहुंचने तक, बहुत सारी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, बहुत सारी चीजें जो खरपतवार नाशक है,
और कीड़े मारने की दवाइयां हैं, बीज उपचार करने में जो दवाइयां उपयोग होती है, गाय भैंसों को एंटीबायोटिक्स दवाइयां जब बीमार होते हैं तो खिलाया जाता है, बहुत सारे यूरिया हमारे कैटल फीड में अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा जहर जो पूरा है वो आपके पेट तक पहुंच चुका है आज के दिन में। अब आपको ये देखना है हम इस कचरे को, इस टॉक्सिन को, इस दूषित तत्व को क्या निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर आज के आज आपने नहीं निकाला, डिटॉक्सिफिकेशन जिसके बारे में हम जानेंगे, अगर डिटॉक्स नहीं किया है आपके शरीर को तो ये कचरा आपके शरीर में रुकने वाला है। और जैसे हमारी दीवारों पे जाले लग जाते हैं, जैसे हमारे घर में गंदगी जम जाती है, हमारी जो 37 खरब कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जाले लगने लगते हैं, गंदगी आने लगती है। आप घर में किचन को, रसोई को अगर खाना बनाने के बाद रोज साफ ना करें, उदाहरण के तौर पे आप महीने में एक बार किचन की सफाई करें, रोज खाना बनाने के बाद बर्तनों को जूठा छोड़ दें और दूसरे दिन उन्हीं बर्तनों में फिर से खाना बनाएं, तीसरे दिन उन्हीं बर्तनों में खाना बनाएं, चौथे दिन उन्हीं बर्तनों में खाना बनाएं, तो आप मान के चलिए पूरे परिवार को आपको तमाम बीमारियां हो जाएगी। सेम ऐसा ही हो रहा है, हमने जो आज जहर खाया, आज के आज नहीं निकाला, कोई बात नहीं है, निकालना चाहिए था, लेकिन कम से कम आप कल निकाल देते, परसों निकाल देते, हफ्ता में एक दिन निकाल देते, आपने नहीं निकाला। तो फिर यही लोग हैं जिन्होंने इस जहर को नहीं निकाला है, वो 40s में लाइन में लगे हुए हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर में हैं, हाँ, अपने दोस्तों को फोन कर रहे हैं कि कैंसर के लिए कोई एक्सपर्ट का नाम बताओ, कहाँ कीमोथेरेपी करवाएं, कहाँ रेडियोथेरेपी करवाएं, कहाँ से हम लोग पैसा जुटाएं, कहाँ से लोन मिल जाएगा, कोई उधार दे देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। यही सब चीजें पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो रही है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है और हमारे शरीर से टॉक्सिन निकालना कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। तो मैं एक सेकंड के लिए जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम लोग क्या क्या बीमारियों से जूझ सकते हैं अगर हम लोगों की लाइफस्टाइल, हमारा पोषण अच्छा नहीं रहा। तो डायबिटीज, अब डायबिटीज जब पोषण के कारण बीमारी हो रही है, तो भाई साहब आप पोषण को ठीक करिए तो डायबिटीज ठीक होगी, आप लाइफस्टाइल को ठीक करिए तो डायबिटीज ठीक होगी। तो आप मेटफॉर्मिन क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पढ़े लिखे लोग अनपढ़ क्यों हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है आपको बोलते हैं कि मेटफॉर्मिन खा लीजिए। अरे भाई, लॉजिकल बात है कि जो प्रदूषण आपकी टॉक्सिन की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपके पोषण की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका समाधान भी वहीं से निकलेगा। समझ रहे हैं। इसी तरीके से कैंसर, जैसे मैंने बताया, कैंसर को बचना बहुत ही आसान है, नहीं, लेकिन कैंसर होना भी बहुत आसान है अगर आपने अवॉइड किया तो। भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और दुनिया भर के अलग अलग रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि भारत में हर 15 लोगों में से एक इंसान को कैंसर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपने सुना, 15 में से एक भारतीय को कैंसर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको कोई अक्षय वरदान नहीं मिला हुआ है प्रभु से कि आप उन 15 में से नहीं आएंगे, या आपके माता पिता या आपके बच्चे या आपके भाई बहन रिश्तेदार साली साली वो 15 में से एक नहीं है। मान लीजिए इस चीज को कि हम उन 15 में से कभी भी गिने जा सकते हैं। इसके लिए हम बार बार लोगों को चीख चीख के कह रहे हैं, और स्पेशली मैं तो पिछले 20 साल से लगातार न्यूट्रिशन और पोषण के महत्व पे बात करता हूं। आज भी वही बात कर रहा हूं कि हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, डॉक्टर का एड्रेस नहीं पूछना है, हमें अच्छा पोषण का पता पूछना है कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा जो पौष्टिक हो। इसी तरीके से फेफड़ों की बीमारियां, हृदय रोग, पीसीओडीज जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, 13-14 साल की बच्चियों में पीसीओडीज का प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन हो गया है। महिला और पुरुष की इनफर्टिलिटी, हेयर फॉल, 30-40 साल में लोग आधे गंजे हो जा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ये एक सिग्नल है, हेयर फॉल हो रहा है यानी कि पोषण की कमी है, पोषण की कमी है तो कैंसर हो सकता है। आप हेयर फॉल कर रहे हैं, इधर बॉडी में कैंसर फैल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हड्डियों की बीमारियां, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको डायबिटीज भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि पोषण से सारी बीमारियां होगी, एक नहीं होगी, सारी की सारी होगी, सारी फ्री में मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा पूरा बुके, एक अकेला फूल नहीं मिलेगा। ज्वाइंट पेन हो रहा है आपको, साथ में और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप छांट सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम इसको चाहिए अगर पोषण का ध्यान नहीं रखेगा। तो मैं लोगों को यही बोलता हूं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये लोगों की प्रॉब्लम होने जा रही है।
मैं अगर उनको अवेयर कर दूं और वो शायद अपनी चीजों का ध्यान दे दें और वो बच जाए, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे देश के लिए अच्छा होगा। इसी तरीके से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, नींद नहीं आ रही है लोगों को ठीक से, मोटापा बढ़ते जा रहा है, त्वचा की बीमारियां बढ़ती जा रही है, स्किन डिजीजेस होती जा रही है। अब स्किन डिजीज हो रही है किसकी वजह से? बॉडी में टॉक्सिन और केमिकल बढ़ने की वजह से। ले क्या रहे हैं? केमिकल वाली दवाइयां। आप समझिए कितनी मूर्खता कर रहे हैं। केमिकल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है भाई, और केमिकल ही खा रहे हो डॉक्टर के पास में जाके, केमिस्ट से लेके आप अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हो। आप करना क्या चाह रहे हो? एक छोटी सी बात जो है समझनी थी, वो नहीं समझ में आई है, तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आपको डेंटल डिजीज हो सकती है, आपके दांत जल्दी गिर सकते हैं, लोग नकली दांत लगवा रहे हैं, रूट कैनाल करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। पोषण, अगर आंवला जूस ही लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो आपके दांत लंबे समय तक 70-80 वर्ष तक तो सुरक्षित रह सकते हैं। लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, यूट्रस की बीमारियां, भारत में 32% महिलाएं बिना यूट्रस के जी रही हैं। प्री मेच्योर बेबी, ये भी एक कारण है न्यूट्रिशन कम मिलने का। बर्थ डिफॉर्मिटीज, यानी कि बचपन में, मतलब पैदा होते के साथ ही, पैदा होने से पहले ही की जो बीमारियां हैं, बर्थ डिफॉर्मिटीज, उसके साथ ही लोग पैदा हो रहे हैं। एलर्जीज हो रही है, कोई सारा दिन छींक रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी की स्किन एलर्जी हो रही है, तो ये सब कारण भी पोषण की कमी से है। डाइजेस्टिव डिजीजेस, पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, लैक ऑफ एनर्जी, मेमोरी लॉस, लोगों को याददाश्त कमजोर हो जाती है, लोग 40 साल में भूलने लगते हैं कि चाबी कहाँ रखी है, कौन सी चीज कहाँ रखी है। न्यूरो डिजीज, मानसिक विकार भी होने जा रहे हैं पोषण की कमी से। अल्जाइमर, जो कि वृद्धावस्था में 60-70 साल की एज में होता था, आजकल कम एज में होने लगा है। आईसाइट पुअर हो रही है, लोगों की रोशनी जो है जल्दी उम्र में ही कम होती जा रही है। लोग या तो अंडरवेट रह जाते हैं पोषण की कमी से, या खराब पोषण खा के, ज्यादा कैलोरी वाला भोजन खा के ओवरवेट भी हो जाते हैं। हाई और लो ब्लड प्रेशर, ये कुछ एक उदाहरण है। टोटल मिला के 150 प्रकार की बीमारियां लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से होती है। राइट, आगे चलते हैं। अभी कुछ आंकड़े हम लोग देखते हैं कि कोशिकीय पोषण, सेलुलर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखने की वजह से क्या क्या हमारे देश में समस्याएं आ रही हैं। इंडिया हैड इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ मोर देन 236 मिलियन डॉलर्स, $236 मिलियन का 2015 में भारत देश को नुकसान हुआ, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पुअर न्यूट्रिशन। घटिया खाना खाने की वजह से, हालांकि ये घटिया खाना खाने में भी करोड़ों रुपए हम देश ने खपा दिया, पिज्जा बर्गर खाने में, और अच्छी चीजें नहीं खाने की वजह से हम लोगों ने 236 मिलियन हमारे देश का खो दिया, बर्बाद कर दिया। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो मैंने बताया, गैर संक्रामक जो रोग हैं या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों ने 45 मिलियन लोग पूरी दुनिया के अंदर मर जाते हैं एक साल में। 45 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, विच इज 75% ऑफ द डेथ्स ग्लोबली। यानी कि ये पोषण से संबंधित जो बीमारियां हैं, कोशिकीय पोषण ना मिलने की वजह से दुनिया में जितने लोग मरते हैं, उसका 75% हिस्सा इन सब बीमारियों, इन सब कारणों की वजह से मरते हैं। बाकी 75 में सारे और कारण आ गए, कोविड आ गया, ये आ गया, एक्सीडेंट्स हो गए, एज से रिलेटेड, नेचुरल एज भी एक हमारी उम्र के साथ साथ सबको जाना ही जाना है, तो वो सारी जो मृत्यु है वो 25% है। लेकिन 75% तो हमने या तो कम खाया है, और या फिर हमने ज्यादा खाया है, अच्छा नहीं खाया है या बुरा खाया है, नहीं, तो इन सब चीजों की वजह से। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, around 1.6 million people die due to diabetes every year। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तकरीबन 16 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की वजह से हो जाती है पूरी दुनिया में। ये पुराना डेटा है, आज की तारीख में मुझे लगता है तकरीबन 20 लाख लोग एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की वजह से मर जाते हैं। ये प्रीमेच्योर डेथ से, मतलब इनकी उम्र से पहले ये लोग मर जाते हैं, और करोड़ों अरबों रुपया इकोनॉमी में बर्डन छोड़ के जाते हैं, अपने परिवार के लिए भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस ये लोग करके जाते हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सर्वे कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, हमारे जीवन स्लम एरियाज हैं, जहाँ गरीब लोग, बस्तियां हैं बेसिकली बहुत सारे भारत देश में, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जो बस्तियां हैं, इन बस्तियों में जाके भी आपको सरप्राइज होगा कि 27% लोगों को डायबिटीज है।
पहले बताया जाता था कि डायबिटीज पैसे वाले लोगों का बीमारी है, यानी कि जो लोग रिच हैं, सेठ जी हैं, इस टाइप के लोग, उनको डायबिटीज होती है। डेफिनेटली जिनकी लाइफस्टाइल स्लो है, सेडेंट्री है, जो ज्यादा काम नहीं करते हैं, उन लोगों को डायबिटीज होना स्वाभाविक है। लेकिन 27% ये लोग, अब आप समझ रहे होंगे कि ये लोग तो काम तो करते हैं, ये लोग ज्यादा भी नहीं खाते हैं, मजदूर लोग बेचारे काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, और ज्यादा पिज्जा बर्गर भी नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खाते, ये लोग पॉपकॉर्न भी नहीं खाते, बहुत सारी चीजें ये नहीं खाते, लेकिन फिर भी 27% झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को डायबिटीज है। इसका मुख्य कारण पोषण की कमी है। विटामिन ए की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, क्रोमियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। ये कारण की वजह से ये गरीब दुबले पतले लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। India is a home to 77 million diabetics, second largest in the world. हम 77 मिलियन डायबिटीज लोगों का कुनबा हमारे देश में बैठा हुआ है। 1 in the 6 people with diabetes in the world is from India. 6 में से 1 डायबिटीज का बीमार भारतीय है। नेक्स्ट, अब आयुर्वेद क्या कहता है ये भी हम लोग जानते हैं। आयुर्वेद का श्लोक कहता है, सैकड़ों दवाइयां खाने पर भी पथ्यहीन व्यक्ति कोई भी रोग नष्ट, पथ्यहीन व्यक्ति का कोई भी रोग नष्ट नहीं होता। यानी कि अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं, आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, तो सारे दुनिया के डॉक्टर्स को आपके लिए लगा दिया जाए ड्यूटी कि इस इंसान का ध्यान रखिए। सारी दुनिया की इकोनॉमी, पूरे दुनिया के ब्रह्मांड का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रख दिया जाए, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि पथ्यहीन है, यानी कि लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखता है, उल्टा सीधा खाता है, तो उसका कोई भी रोग ठीक ही नहीं होगा। चाहे डायबिटीज के लिए दुनिया के बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट आ जाए, सारी दवाइयां इनके घर में पहुंचा दी जाए, लेकिन ये बचेगा नहीं। तो न्यूट्रिशन का वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि कोशिकाओं को पोषण की आवश्यकता है और इनको रिपेयर करने की आवश्यकता है, उनका विष निकालने की आवश्यकता है। तो एक्चुअल में ये डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, है ना? इसको हम लोग विष को निकालने का जो प्रोसेस है, इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा आप लोग ये भी जान लेते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी सफाई की तरह, जैसे हम लोग रोज नहाते हैं, सुबह आप जाते हैं तो आप कभी कभी आप सिर्फ पानी से नहा के जल्दी से आ जाते हैं, कभी कभी गर्मियों के मौसम में स्पेशली, क्योंकि आपको मालूम है कि स्वेटिंग ज्यादा हो रही होगी, तो आप अच्छे साबुन से नहाते हैं। हो सकता है अच्छे बॉडी वॉश से नहा रहे हो, या जो अफोर्ड कर सकते हैं तो गर्मी के सीजन में वो ऐसे बॉडी वॉश का इस्तेमाल करेंगे जिसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल तत्व हो, जैसे कि टी ट्री हो या लेमन हो या जिंजर हो, इस तरीके की चीजों का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप बाहर से सफाई करने के लिए जितना आप कोशिश करते हैं, उसी तरीके से शरीर के अंदर कोशिकाओं की सफाई करने के प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ज्यादातर लोग बाहर का सफाई करने में और बाहर चमकाने में बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। मुझे आए दिन लोगों का यही मैसेज आता है और यही रिक्वेस्ट आती है कि सर कॉस्मेटिक्स बढ़ाओ, कॉस्मेटिक्स बढ़ाओ, ये माल खूब बिकेगा। अब मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई तुम्हारी दीवारें, अंदर से तुमने सीमेंट अच्छा नहीं लगाया, अंदर आपने ईंटें यानी कि ब्रिक्स अच्छे नहीं ली, और बाहर से आप अच्छा प्लास्टर कर रहे हो, अच्छा एशियन पेंट लगा रहे हो, या बहुत अच्छी आपने वॉल पेंटिंग्स बना दी बाहर, लेकिन अंदर आपकी ईंटें कमजोर है, सीमेंट आपकी अच्छी नहीं है, तो कभी भी दीवार पपड़ी बन के उतर जाएगी। और ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे लोग, इवन मैं हेयर कट करने जाता हूँ तो मेरे लिए तो खैर अब तो मैं कॉमन हो गया लोगों को देखते देखते, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज था कि बहुत सारे मतलब अंकल लोग बैठे बैठे फेशियल कराते रहते हैं वहां पे, मतलब कटिंग सैलून में। मतलब बाल चले गए, आंखें अंदर जा रही है, पेट निकल रहा है, डायबिटीज हो रही है, अस्थमा आ रहा है, पफ लिए जा रहे हैं और वहां पे फेशियल करवा रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो 600 रुपए का फेशियल या 1000 रुपए का फेशियल तुमने किया, तो उन अंकल को मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत बार बोल भी देता हूँ कि 2-4 लीटर आंवला जूस पी जाते तो शायद तुम्हारे अंदर से रिपेयरिंग हो जाती, ये गंदगियां निकाल जाती, ये इनहेलर नहीं लेना पड़ता, और शायद धीरे धीरे बाल भी आ जाते। तो मैं कहने का मतलब ये है, डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी 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 एसेंशियल। सुबह आगे हम लोग जानेंगे धीरे धीरे और डिटेल में, लेकिन शरीर के दूषित तत्वों को निकाले बिना हम स्वस्थ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया के अंदर जमा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ व विष मुक्त रह सके। शरीर को डिटॉक्स करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है।
ये फिल्टर प्रोसेस जैसा होता है, जिससे हम मशीन, जैसे हम लोग कोई भी मशीन यूज करते हैं, इवन आपकी गाड़ियां तो हम लोग सब जानते हैं, गाड़ी के अंदर आपका फिल्टर चेंज बहुत जरूरी हो जाता है कराना। अगर आप फिल्टर बार बार गाड़ी का चेंज नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। सेम उसी तरीके से हमारे को हमारे जो फिल्टर है उसको साफ करते रहना जरूरी है, जिससे शरीर को कचरा निकालने के प्रोसेस को ही हम डिटॉक्स कहते हैं। इसको और अगर आप समझते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन इज द प्रोसेस टू गेट योर बॉडी रिड ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, प्रतिरोधक क्षमता। इवन आपको अस्थमा हो रहा है, एलर्जी हो रही है, बार बार जुकाम होती है, आपको छींके आ रही है, तो अल्टीमेटली आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा हो सकती है, ये एक आपको सिग्नल मिल रहा है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम तो कुछ भी टॉक्सिन नहीं खाते, हम तो घर का खाना खाते हैं। तो घर में भी आप पेस्टिसाइड वाला खाना तो खाते ही हैं, घर में भी हवा तो आप टॉक्सिन वाली लेते ही लेते हैं, घर में आप चाय तो पीते हैं, घर में आप कॉफी तो पीते हैं, घर में आप लेट सोते हैं, आप पानी कम पीते हैं, तो घर में रहने से कोई स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, राइट? घर में रह के भी आप बहुत सारी चीजें गलत कर ही लेते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे स्किन को अच्छा करता है, रिजुविनेट योर स्किन, बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, डिटॉक्सिफाइंग ब्रिंग्स बैक to your life and helps your system function correctly, right? बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हमारे शरीर से टॉक्सिन निकलने से हम लोग वेट हमारा बढ़ेगा नहीं, हमारे को एनर्जी मिलती रहेगी, हमारी स्किन ग्लो करेगा, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और साथ साथ में फूड की क्रेविंग, जिन लोगों की बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है उनको बार बार खाने की इच्छा होती है, मैं ये खा लूं वो खा लूं। अगर टॉक्सिन फ्री रहेंगे तो आपको क्रेविंग जो है, ये ज्यादा खाने की इच्छा है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। You can enhance your body's natural detoxification system by staying hydrated, यानी कि आपको समय समय पर पानी पीते रहना है, जब प्यास लगे तभी नहीं पीना है, बल्कि शरीर को आपको 3 से 4 लीटर, और मैं कहता हूं कि आज के दौर में तो जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन ले रहे हैं तो लगभग 5-6 लीटर पानी हमको एक दिन में पीना चाहिए, ताकि अंदर के सारे टॉक्सिन को हम लोग वॉश करके प्रेशर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा स्लीपिंग वेल एंड कंज्यूमिंग लेस जंक फूड एंड गेटिंग एक्टिव एंड फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, राइट? ये सब हमको करने चाहिए। सुबह सुबह गुनगुना पानी, जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपके टॉक्सिन और आसानी से निकल जाएंगे, कि गर्म पानी की वजह से अगर उस पानी के अंदर आप ग्रीन टी या एप्पल साइडर या इस तरह की कोई चीज जिसमें विटामिन सी हो, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि आंवला जूस हो या त्रिफला जूस हो, इस तरह की चीजें अगर सुबह सुबह, देखिए आप ये कह रहे हो कि यार ये तो आंवला जूस बोल रहे हैं और ये तो त्रिफला जूस बोल रहे हैं, देखिए क्या कि बहुत कंसंट्रेटेड अमाउंट में हमको जो चीजें आसानी से ज्यादा असर करें आज के दौर में, हमको वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर सारी चीजें अगर आप आपकी किचन को देखेंगे तो ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं जो अच्छे में जो पेस्टिसाइड फ्री हो और जो फास्ट काम भी करे। तो इसलिए मैं इन चीजों का नाम बोलता हूँ, क्योंकि ये जैविक खेती से उगने वाली जड़ी बूटियां होती है, और ज्यादातर जड़ी बूटियां सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जिनका मैं नाम आगे लेने वाला हूँ। तो सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में अगर कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच आप जड़ी बूटियों का सेवन करें तो बहुत अच्छा होगा। भरपूर नींद लें, राइट? कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए फिर भी अगर आप इन सब चीजों को नहीं कर पाते हैं, फिर भी सप्लीमेंट्स आपको कुछ हद तक मदद करते हैं, जैसे आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो फिर भी आप हेल्थ को थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। शुगर वाली चीजें कम खाएं, जितनी भी सफेद चीजें हैं, जैसे कि आपकी चीनी है, मैदा है, सफेद नमक है, इनको व्हाइट मॉन्स्टर भी कहते हैं। जापान में बहुत जगह पोस्टर्स दिखाई देते हैं, होर्डिंग्स रहते हैं, उनपे लिखा था व्हाइट मॉन्स्टर्स, और इन 3 चीजों के फोटो रहते हैं, नमक, मैदा और सफेद चीनी, इनको व्हाइट मॉन्स्टर भी बोलते हैं, जो बहुत एक तरीके से राक्षस है हमारी बॉडी के लिए। रोजाना व्यायाम करने की कोशिश करें, कोशिश लिखा है क्योंकि करेंगे कि नहीं करेंगे बात है, तो कोशिश तो करें एटलीस्ट। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं पिछले 20-22 साल से जिसकी वजह से जिंदा हूं और जो मुझे एनर्जी देता है, ऊपर की सारी चीजें तो फिर भी मैं कम फॉलो कर पा रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन ये चीजें मुझे बचा रही है। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हर्ब्स जो डिटॉक्स करती हैं, आंवला वंडरफुल हर्ब, इस पृथ्वी की सबसे जबरदस्त जड़ी बूटी अगर किसी मैं चीज को बोलूं तो आंवला को बोलूंगा। इसके बाद एलोवेरा है, सीबक टॉन है, इसको हिमालयन बेरी या ले बेरी भी बोलते हैं, ये लेह लद्दाख और हिमालय क्षेत्र में भारत में पाई जाती है, सिर्फ एक ही जगह। उसके अलावा ठंडी जगह जैसे रशिया और चाइना में भी ये मिलता है। और अच्छी बात है कि डॉक्टर नेचर भी कुछ इस तरीके का काम करने वाला है, उसमें हम लोग बाद में आएंगे। और तुलसी, भगवान कृष्ण से लेके आज तक तुलसी
बहुत उपयोगी रही है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, सुपर डुपर एंटीऑक्सीडेंट है, मानसिक तनाव को करता है, कम करता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं से टॉक्सिन निकालने में तुलसी का बड़ा रोल है। छोटे बच्चों के लिए तुलसी अमृत के समान है। ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वृद्ध के लिए, सभी के लिए तुलसी अत्यंत लाभकारी है, बिकॉज ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। हल्दी, आप सब जानते हैं कि स्किन की, त्वचा की बीमारियों में हल्दी का उपयोग किया जाता है। शादियों से पहले जो है हल्दी की उपटन लगाई जाती है, हल्दी से साफ किया जाता है, स्किन पे हल्दी अप्लाई किया जाता है ताकि हम लोग स्किन को बेटर कर सकें। तो हल्दी अंदर से और बाहर से दोनों को सफाई करने के लिए त्वचा को बहुत महत्वपूर्ण है। नोनी एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है जो कि अगेन डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। गिलोय हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के अलावा टॉक्सिन को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा, अगेन ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, ये जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा सुपर रिच है एंटीऑक्सीडेंट में, यानी कि टॉक्सिन निकालने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, इसलिए मैं इन चीजों का नाम यहाँ ले रहा हूँ। अनार, त्रिफला, गोक्षरू, इसको ट्रिबुलस बोलते हैं। नीम, स्प्रुलिना, पुनर्नर्वा जो कि किडनी को डिटॉक्स करने में या आपके अलग अलग अंगों को डिटॉक्स करने में मदद करेगी। आगे धीरे धीरे हम लोग आने वाले 1-2 दिन में और डिटेल में जानेंगे कि कौन सी जड़ी बूटी कौन से शरीर के अंग को सफाई करने में मदद करती है। भूमि आंवला लीवर को डिटॉक्स करने में, आज की तारीख में लीवर हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला ऑर्गन है, जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया इन दिनों। हम लोग ऑयल जो खा रहे हैं वो सारा मिलावटी खा रहे हैं, तो इन सब चीजों में भूमि आंवला एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा ग्रीन टी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वाई हेल्थ सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड। अब बात ये आती है कि हम भोजन जो आज हमारा अवेलेबल है, उस भोजन में बहुत सारे पौष्टिक तत्वों की कमी हो गई है। हम आज जो डाइट खा रहे हैं, हम चाह के भी, हम पूरा कोशिश भी करें तो हम लोग न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहे, बिकॉज हमको या तो समय नहीं है, या जो भोजन हमारे पास उपलब्ध है उसमें पोषण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर 5000 साल पुराना जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद कोशिकीय पोषण को 5000 साल पहले समझ गया था, इसकी आवश्यकता को समझ गया था, और आयुर्वेद ने बहुत सारे सप्लीमेंट्स, खाद्य संपूरक या अच्छे खाद्य, जैसे कि आंवला, आंवला एक खाद्य पदार्थ है, ना केवल ये सप्लीमेंट है, आप अपने भोजन की तरह इसको खा सकते हैं। जैसे आंवले का अचार है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले की चटनी है, आंवले का कैंडी है, आंवले का शरबत है, बहुत सारी चीजें। ये जितनी भी जड़ी बूटियां मैंने बताई है, ये खाद्य पदार्थ की तरह अच्छे भोजन का पार्ट है। हम बहुत सालों से हमारे खाने के अंदर, भारत में स्पेशली, जैसे हल्दी है, बहुत सारी जड़ी बूटियां है, काली मिर्च है, सौंठ है, दालचीनी है, इलायची है, ये सब चीजें हम भोजन के रूप में, गरम मसाला के रूप में, हम लोग स्पाइसेस के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, राइट। तो हमारा आयुर्वेद हमें सप्लीमेंट्स के महत्व को 5000 सालों से समझा रहा है कि हम डाइट में इस तरीके की चीजों को लें तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट, स्पेशली जैसे प्रोटीन है, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन एंड बॉडी फंक्शन, हमारे शरीर के विकास और फंक्शंस के लिए ये सब पोषण बहुत जरूरी है। व्हाइल मोस्ट पीपल डोंट गेट ऑल दिस न्यूट्रिएंट बाय ईटिंग द लो न्यूट्रिशन फूड, सो वी नीड सप्लीमेंट्स टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट योर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी। जैसे मैंने कहा, हमको हमारा जो भोजन है आज की तारीख में, ये सारे पोषण नहीं देता है, ये विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन, इसीलिए हमें ऐसे पौष्टिक संपूरकों की आवश्यकता है जो हमें इस कमी को पूरा कर सके। सिंस योर डाइट में लैक इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट, हमारा जो भोजन है उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। द पर्पस ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट इज टू बेटर सपोर्ट योर हेल्थ। They can help meet your daily recommendations or provide more concentrated amount of nutrient than your body is able to get through food alone. Right? हम भोजन से नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हमें लेना है। और क्या कारण है your food lacks nutrient? क्योंकि हमारे भोजन में पोषण क्यों नहीं है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ चले गया। तो हमारे देश में, ये तो हमारे देश की डेटा है, पूरी दुनिया में और स्थिति अलग अलग है, लेकिन हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये 30 साल से एक सर्वे कर रहा है, और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर
हमारी जमीन के अंदर, भारत की जो जमीन है, जो खेती योग्य जमीन है, उसमें पौष्टिक तत्वों की अत्यंत कमी हो गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 43% जिंक। जिंक जो है, आपने कोविड में बहुत सुना होगा, जिंक और जिंक की जिंकोविट और जिंक है ना, जिंक से रिलेटेड इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काम करता है जिंक, और इवन बहुत सारे, इवन डायबिटीज में भी रोल प्ले करता है। तो ये मिलता कहाँ से, मिलना कहाँ से चाहिए, हमें भोजन से मिलना चाहिए। और भोजन, हमारा जो फसलें हैं वो जमीन में उगती है, तो जमीन में 43% जिंक की मात्रा कम हो गई है, तो कहां से लेंगे आप। इसके अलावा 18.5% बोरोन कम हो गया हमारी जमीनों में पिछले 30 साल में। आगे 30 साल में क्या होगा पता नहीं। 12.1% आयरन कम हो गया। जब धरती में आयरन नहीं है या कम हो गया है, तो हमें पेड़ पौधों के अंदर, हमारी फसलों के अंदर कम मिल रहा है। 5.4% कॉपर वो कम हो गया है। इसके अलावा और हमारे इन सब चीजों की वजह से, ये कुछ उदाहरण है, लेकिन इन चीजों की वजह से वो हमारे खाने पे क्या असर पड़ रहा है। 9% कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस इन द व्हीट। गेहूं के अंदर 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है। 8.5% कार्बोहाइड्रेट बाजरा में कम हो गया है। इसके अलावा 6% से ज्यादा आयरन मूंग दाल में कम हो गया है। 10% प्रोटीन कम हो गया है मसूर की दाल में। राइट, कोई लोग कहते थे ना कि सिर्फ गरीब आदमी को दाल रोटी चाहिए, तो दाल रोटी भी ठीक से नहीं मिल रही है, उसमें पोषण कम हो गया है। खर्चा तो लग रहा है, हम पैसा तो खर्चा कर रहे हैं दाल पे, लेकिन दाल से प्रोटीन कम मिल रहा है। उसी तरीके से 73%, बाप रे बाप, 73% विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक गायब हो गया है आलू से। हमारे देश में आलू के बिना तो जिंदगी चलती ही नहीं है। आलू हमारा जिंदगी का हमराही है। समोसा खाओ तो आलू, पराठा खाओ तो आलू, सब्जी खाओ तो आलू, कश्मीर से कन्याकुमारी आलू ही आलू, और वो हम लोग आलू ही आलू हो भी रहे हैं खैर हमारे देश में। लेकिन उसमें जो काम की चीजें हैं, आपने देखा विटामिन बी आज हर इंसान में कम होते जा रहा है। राइट, ये जो पौष्टिक तत्व है 73%, 73% गायब हो गए हैं। तो ये आलू है या पता नहीं क्या है अभी, क्योंकि इतना तो कम हो गया। 60% आयरन एप्पल से गायब हो गया है। 1 एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, ये बचपन में सुना करते थे, अभी बोला जाएगा 6 एप्पल्स कैन कीप डॉक्टर्स अवे। 6 एप्पल खाना पड़ेगा एक की जगह पे, क्योंकि 60% तो कम हो गया ना आयरन। राइट, तो खाने का तो एक का भी हमें समय नहीं मिल रहा है, परिस्थिति बड़ी कठिन है। उसके अलावा दूसरा जो कारण है, हमें सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता कब होती है, अगर हमारी जो जरूरत है उसके मुताबिक। इफ यू आर इन ए मेच्योर एज ग्रुप, जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो न्यूट्रिएंट की जो है, किसी पर्टिकुलर पौष्टिक तत्व की, जैसे कैल्शियम की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, D3 की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ उस उम्र में हमारे भोजन से अब्जॉर्प्शन, हमारा जो खा भी रहे हैं वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होता, और हमारी आवश्यकता भी ज्यादा है। इस गैप को पूरा करने के लिए भी हमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारे कोशिकाओं को पोषण मिल सके। उसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि बहुत सारे और कारण हैं जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में। उसके अलावा हमको अगर धूप ठीक से नहीं मिलती है, हम लोग धूप में ज्यादा देर तक नहीं जाते हैं, तभी भी हमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल है, टोबैको, ये सब चीजें, तभी भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से तो सब जानते ही हैं, हम फ्रूट्स वेजिटेबल कम खाते हैं, तो इसलिए भी हमको सप्लीमेंट की आवश्यकता है। मेडिकल कंडीशंस कुछ हो जाती हैं जिसके के अंदर हम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वैसी कंडीशन में भी हमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। और हम कुछ तरह की जो दवाइयां लेते हैं, बहुत सारे एलोपैथी की दवाइयां जब हम लोग लेते हैं, तो उस समय पोषण का एब्जॉर्प्शन और कम हो जाता है। जो भोजन में पोषण जा रहा है वो और कम एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ज्यादा बोरिंग हो रहा है मैं समझ सकता हूं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हमें सुनना चाहिए, और ये हमें यूजफुल भी होगा। जो जो लोगों को सर्टिफिकेट मिलने वाला है उनको ये पूरा रिकॉर्डिंग और इसका जो कंटेंट है इसका PDF भी दे दिया जाएगा, ताकि आप फुर्सत में जब भी आप इसको रहेंगे तो आप इसको ठीक से देख सकते हैं। लेकिन ये जानकारी अगर आप लोगों तक शेयर करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मदद कर पाएंगे। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? सूक्ष्म पौष्टिक तत्व, यानी कि कम जरूरत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, जरूरत कम है लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस, महत्व बहुत ज्यादा है। वो क्या क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट आर न्यूट्रिएंट, दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लेसर अमाउंट
बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, राइट। लेकिन इनका काम क्या होता है, हमारी ग्रोथ, हमको बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमारे मेटाबॉलिक उपापचय क्रिया को करने के लिए भी बहुत जरूरी है विटामिन और मिनरल्स। हमारी शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल नहीं बनते हैं, हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, तो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। हमारे शरीर में फैक्ट्री नहीं लगी हुई है कि हमारी कोशिका खुद ब खुद बना लेगी, हमें बाहर से लेना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमें खाने पड़ेंगे, ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, तब शरीर को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें बाहर से जो न्यूट्रिशन लेना पड़ सकता है, मैं आगे बताऊंगा कहां से मिलेगा। इसके अलावा दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट हेल्प इन प्रिवेंटिंग एंड फाइटिंग द डिजीज। ये जो सूक्ष्म पौष्टिक तत्व है, हमारे कोशिकाओं को इनकी जरूरत होती है, क्योंकि ये हमको बीमारियों से बचाने के लिए मददगार होते हैं। विटामिन के अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं। विटामिन में हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर, नेत्र विकार, त्वचा विकार, विभिन्न रोगों का इलाज और उनको रोकने की क्षमता है, राइट। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर के कई तंत्रों का कार्य करने में मदद करते हैं, जो किसी अन्य पोषक तत्व के सेवन से नहीं होता है। सबका एक अलग अलग काम होता है और उसके लिए वही विटामिन चाहिए होता है। जो विटामिन ए का कार्य है विटामिन ए ही करेगा। उसका भाई आके नहीं बोल सकता कि नहीं विटामिन ए तू रेस्ट कर ले, तू नहीं मिल रहा है तो विटामिन बी12 काम कर लूंगा या जिंक काम कर लूंगा। कैल्शियम जिंक की जगह जिंक, कैल्शियम की जगह कैल्शियम। आपकी खोपड़ी यानी कि ब्रेन में आपको याददाश्त कम हो रही है, तो उस केस में आपको विटामिन बी12 जरूरत पड़ेगी। वहां पे आप दूसरे विटामिन से काम नहीं चला पाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन ए, सी, ई, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। वैसे तो सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये एजिंग, उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसके अलावा विटामिन सप्लीमेंट ब्लड शुगर को कम करने में प्रभावित साबित हुए हैं। ये मैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रेजेंटेशन में, इसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मेरे से सबूत मांगेंगे कि ये तिवारी जी आपने बोल दिया, तो मैं आपको बहुत ढेर सारे सबूत दूंगा, क्योंकि मैंने सारे रिसर्च बेस्ड पेपर से लिया है। पिछले 20 साल से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो मैंने कलेक्ट करे हैं, ये सब रिसर्च पेपर पे आधारित सूचनाएं हैं, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी की सूचनाएं, राइट। तो विटामिन सप्लीमेंट ब्लड शुगर को कम करने में प्रभावित साबित हुए हैं। ये एक रिसर्च का नतीजा है। ये प्री डायबिटिक या मधुमेह के लक्षणों के विकास के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। यानी कि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, तो भी डायबिटीज सप्लीमेंट्स के द्वारा कम किया जा सकता है। ये जो विटामिन है ये दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। पानी में घुलनशील और फैट में घुलनशील। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर। ज्यादातर जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील होते हैं, अभी हम उसके बारे में आगे देखेंगे। दे आर डिफिकल्ट टू स्टोर इन द बॉडी। ये बॉडी में स्टोर नहीं करे जा सकते। आपसे कभी कोई सवाल पूछे तो आप एक ही जवाब देंगे कि भैया ये प्रभु से जाके पूछिए कि ऐसा शरीर क्यों बनाया जिसमें विटामिन स्टोर नहीं होते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं भैया, हमको माफ कर दो, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। हम तुम्हारे शरीर में विटामिन तुम आज ज्यादा भी खा लोगे कि भैया मैं तो आज जो है ब्रोकली खेत से तोड़ के लाया हूँ या आंवला ताजा ताजा लेके आया हूँ, मैं 15 दिन का कोटा पूरा कर लेता हूँ, नहीं होगा। आज का आज ही काम में आएगा, कल बॉडी से निकल जाएगा। यानी कि प्रतिदिन आपको आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग हेल्पलेस हैं। इसके लिए कंप्लेंट करना है तो प्रभु के नंबर मिलाइए, हमको मत बोलिए, राइट। सो दे आर डिफिकल्ट टू स्टोर इन द बॉडी। इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। दे गेट फ्लश्ड आउट। वो प्रतिदिन अतिरिक्त भी खा लिया तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें डिफरेंट तरीके का फूड लेना चाहिए ये पोषण देने के। अब कुछ विटामिन ऐसे हैं जो सिर्फ फैट सोल्यूबल है, राइट। वो कौन कौन से हैं? जो कि जैसे मैंने बताया, जैसे विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे अन्य विटामिन है, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट में स्टोर होते हैं और ये स्टॉक भी हो जाते हैं बॉडी में। ये भगवान ने थोड़ा ठीक कर दिया मामला, राइट। कुछ विटामिन में तो राहत दे दी कि भैया ठीक है, कुछ कुछ तो तुम स्टोर कर लो, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहते वो भी, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, दीज आर द फैट सोल्यूबल, राइट। ये हमारे डेवलपमेंट में, हड्डियों के विकास में, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, हमारी
विजन को, नेत्र ज्योति को बढ़ाने में और कोशिकाओं के को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट, अब विटामिन ए के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, ये जरूरी नहीं है आपको याद रहे। मुख्य बात ये है कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और नेत्र ज्योति, आंखों के लिए। अब आप कहेंगे कि यार मेरे चश्मा चढ़ गया, मेरे को आप ऐसी दवाई बताइए सर कि मैं 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में मेरा चश्मा हट जाए। नॉट पॉसिबल भैया, पिछले 2 साल से विटामिन ए नहीं खाया, एक साथ स्टॉक कर भी नहीं सकते, जबरदस्ती ज्यादा घुसाएंगे तो मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही खाना पड़ेगा, राइट। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट जो है वो लंबे समय तक लेना पड़ेगा, तब आपकी नेत्र ज्योति का जो है इंप्रूवमेंट हो सकता है, होता ही है, होगा ही। जिसकी कमी से प्रॉब्लम हुई वो खाने से ठीक भी हो जाएगी, लेकिन आपको पेशेंस नहीं है, क्योंकि आप दुकान पे जाते हैं, नंबर चेक करवाते, चश्मा लगाते, आधे घंटे में नेत्र ज्योति फिट होगी, फिर बाद में आपका जिंदगी भर का खर्चा है, वो कभी चश्मा टूट जाता है तो बदलाना पड़ता है, या फिर नंबर बढ़ते रहते हैं क्योंकि आपको आसान हो गया कि ठीक है जी नया है तो लगवाना है, राइट। उसके बजाय आप न्यूट्रिशन लेके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। डायबिटीज, वैसे डॉक्टर पंकज और ठीक से आपको बताएंगे, डायबिटीज टाइप 1 के मरीजों में खासकर उम्र दराज मरीजों में विटामिन ए की कमी पाई जाती है, यानी कि विटामिन ए उनको खिलाया जाए तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। इवन डायबिटीज के पेशेंट को रेटिनोपैथी, यानी कि ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट को आई साइट से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा आती है, और ये विटामिन ए, जैसे हमारे करेला में विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए जो है करेला जो है ना केवल शुगर को कम करता है, लेकिन विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए मिलने से, एंटीऑक्सीडेंट गुण हमको मिलने से हमारी नेत्र ज्योति भी अच्छी रहती है और शुगर भी कंट्रोल होती है। इसके अलावा उनकी आंखों की रोशनी वगैरह ये सब अच्छी हो जाती है, धुंधलापन, कमजोरी, फिर अंधापन, ये सब चीजें जो है डायबिटीज के पेशेंटों को बचाया जा सकता है करेला रेगुलर खा के। कई लोग कहते हैं कि करेला क्या काम करता है? अरे करेला काम करता है क्योंकि करेला में विटामिन ए है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए वो काम करता है। बहुत सिंपल आंसर है। इसके अलावा विटामिन ए और ए का क्या क्या फायदा है? सामान्य रूप से हमारे अंगों को बनाए रखने में मदद करता है, त्वचा, आपकी स्किन के लिए, जैसे मैंने कहा ना एंटी एजिंग फैक्टर, विटामिन ए एंटी एजिंग का काम करता है। तो त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, हमारे हार्मोन्स, दांत, मसूड़े, हड्डी, इन सब के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, जिसके होते रात को या शाम को दिखना कम हो जाता है, उससे भी बचा जा सकता है। भारत में लाखों लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, राइट। अंधे हो गए उसके बाद बड़ी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि विटामिन सी खा लो, क्योंकि अंधे हो गए तो भैया उसको रिवर्स करना नामुमकिन है, फिर ठीक नहीं होगा, राइट। बच्चों में विटामिन ई के अभाव से विकास धीरे हो जाता है, स्लो ग्रोथ हो जाती है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों से विटामिन ए हमको मिलता है, वो हमको खाने चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की हाइट कम रह जाती है, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता है, उनके बाल जो रूखे रह जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, और तमाम तरह की इन्फेक्शन वाली बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है विटामिन ए की कमी से, राइट। उसके अलावा हम देखते हैं विटामिन बी एक और इंपॉर्टेंट विटामिन है, जीवन शक्ति देने वाला विटामिन है, बड़े महत्वपूर्ण है। इस विटामिन की कमी से शरीर रोगों का घर बन जाता है, मतलब आपके घर के सारे गेट हट जाते हैं, जो मर्जी आ जाता है, जिसकी मर्जी उठा के बीमारी आपके घर में आ जाएगी जब विटामिन बी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक काम है स्नायु, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए, नरिश करने के लिए, पोषण देने के लिए विटामिन बी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे नर्वस सिस्टम को। इसके अलावा जिनमें विटामिन बी की कमी पाई जाती है उनको खाना ठीक से पचता नहीं है, यानी कि खाने में जो पोषण है वो भी ठीक से मिल नहीं रहा है, डाइजेशन ठीक से होगा नहीं। ये भूख की भी कमी हो जाती है, तो विटामिन बी अगर खाएंगे तो आपको भूख अच्छी लगेगी। और कई लोग कहते हैं ये बहुत खाता है, खाया पिया अंग नहीं लगता है, बॉडी को लगता नहीं है, क्योंकि विटामिन बी की कमी हो गई है। थायमीन, विटामिन बी के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे B1 को थायमीन, फॉलिक एसिड को B9 और कोबालामीन जिसको विटामिन B12 बोलते हैं। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, राइट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने से क्या क्या हो सकता है, यानी कि विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके कोशिकाओं में
आपकी सेल्स में अगर नहीं मिल रहा है बराबर, तो क्या होने लगेगा, हाथ पैरों की अंगुलियों में सनसनाहट होने लगेगी। कई कह रहे हैं डॉक्टर के पास चलो, मेरे हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही है, राइट। तो भैया विटामिन बी खा लो। डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब के तो दूध की कमी हो रही होगी तो वो खुद खा रहे होंगे, राइट। मस्तिष्क की स्नायु में सूजन, यानी कि आपकी नर्वस सिस्टम में अंदर जो है स्वेलिंग आ जाने की संभावनाएं भी रहती है। हाथ पैर ठंडे व गीले गीले लगते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को सुना होगा, वो कहते हैं मुझे हाथ पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे गीले गीले से रहते हैं, रात में सोता हूँ तो ढक के सोता हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है गीला गीला सा हो रहा है। सो अगेन विटामिन बी की कमी से हो रहा है। सिर के पिछले वाले भाग के स्नायु कम हो जाना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, कहते हैं तो जोड़ अकड़ गए तो वो ये होता है। वजन घट जाना, नींद कम आना, महामारी की खराबी होना, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। शरीर में लाल चकत्ती निकलना, दिल कमजोर होना, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नजर कमजोर होना, पाचन क्रिया की खराबी, ये सब विटामिन बी से संबंधित होने वाली समस्या है। नेक्स्ट, एक और है। आप सोचोगे कितने यार, ये कितना बताया जाएगा, ये बता दिया, विटामिन ए बता दिया, बी बता दिया, मैं करूं क्या, विटामिन बहुत सारे हैं। और यही चक्कर है कि हम स्वस्थ रहने के लिए इतने सारे चीजों को याद रखना तक मुश्किल है, तो खाना तो कितना मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि वेराइटी ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फल सब्जी आपको खाने चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ जंक फूड खा रहे हैं। कभी पिज्जा, कभी पास्ता, कभी बर्गर, कभी मोमोज, कभी चाउमीन, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के जहर आप खाते हैं, बजाय कि अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट खाने के लिए, राइट। तो बैलेंस करना जरूरी है। कभी कभी आप गंदे खराब चीजें भी खाते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी के बारे में समझते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल एस्कॉर्बिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, ये दवाइयां, ये सप्लीमेंट जरूर लिखने लगे हैं, राइट। वो कहते हैं कि हम आयुर्वेद को नहीं मानते, हम पोषण को नहीं मानते, हम तो दवाई से ठीक करते हैं। लेकिन उनकी पर्ची को देखोगे, प्रेस्क्रिप्शन को देखोगे, तो आप ये पाओगे कि विटामिन वहां जरूर होते हैं ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन में। विटामिन में विटामिन सी शरीर के लिए बेहद जरूरी है। जैसे मैंने कहा इम्यूनिटी, कोविड में विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, मतलब हमको, मतलब एक ही चीज सुनाई देती थी, इम्यूनिटी, 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 राइट। तो कोविड के बाद इम्यूनिटी को भूलिए मत। इम्यूनिटी आपके लिए हमेशा जरूरी है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी होने से आप बीमारियों से फाइट कर पाते हैं। ब्लड वेसल्स या खून की नसों को ये मजबूत करता है। सर्दी जुकाम में दवाई के जैसे ही काम करता है विटामिन सी। इसके अलावा मसूड़ों में खून बहना, दांत का दर्द, मसूड़ों का ढीले होना या दांत जल्दी गिर जाना, ये सब विटामिन सी की कमी से हो सकता है। स्कर्वी रोग, जो स्किन की बीमारी है, वो हो सकती है। अगेन, मधुमेह के रोगियों में इम्यूनिटी दूसरों की तुलना में बहुत कमजोर होती है। तो मैंने कहा इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। डायबिटिक अगर कोई पर्सन है तो इसकी इम्यूनिटी पहले ही कमजोर होगी। कोविड में कहा कि डायबिटीज वालों समझ जाओ, घर से बाहर मत निकलो क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है, राइट। लेकिन अगर आप विटामिन सी खाते हैं तो इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप डायबिटीज को भी ओवरकम यानी ठीक करने में करेंगे, साथ ही साथ अन्य बीमारियां भी नहीं आएंगी। एक रिसर्च कहती है डेली कंजप्शन ऑफ 1000 mg सप्लीमेंट्री विटामिन सी का 1000 mg सप्लीमेंट के रूप में लेना इज बेनिफिशियल इन डिक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल। आप समझ रहे हैं, ये रिसर्च का नतीजा है। एंड लिपिड्स इन द पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, भारत में और दुनिया में टाइप 2 डायबिटीज की रोगी ही ज्यादा है, और इनमें विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये विटामिन सी की कमी से वजन भी लोगों का कई बार कमजोरी आने से कम हो जाता है। आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स आप देखते होंगे, कोलेजन, कोलेजन स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, स्किन को ग्लो करेगा, स्किन के लिए अच्छा है। बहुत महंगे महंगे कोलेजन सप्लीमेंट्स ऑनलाइन मिलते हैं। तो विटामिन सी जो है कोलेजन का निर्माण करता है, तो आप विटामिन सी ही खा लीजिए जो कोलेजन का निर्माण करता है। साथ में हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत है। आप कहेंगे हड्डी की कमजोरी है तो ठीक है जी, मैं तो विटामिन डी खा रहा हूँ, मैं तो कैल्शियम भी खा रहा हूँ, हड्डियों में फिर भी दर्द हो रहा है। अरे भैया, तो अब की बार विटामिन सी कम हो गया तो सारे ही खा लो ना एक साथ, राइट। तो विटामिन सी, बॉडी कहती है कि होलसम न्यूट्रिशन पूरा का पूरा चाहिए मुझे, कुछ भी कम नहीं चाहिए, राइट। ब्लड वेसल्स और घाव भरने में भी मदद करता है। इसके अलावा खून की कमी हो सकती है अगर आप विटामिन सी कम खा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान दें, हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें थायराइड ग्लैंड अधिक हार्मोन छोड़ती है, स्रावित करती है। हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर पीरियड्स में समस्या होना, वजन कम होना, ये कॉमन सिम्टम है बहुत सारे महिलाओं में। वजन कम होना, घबराहट, हृदय की गति तेज होना, भूख अधिक लगना,
कंपकपी आदि लक्षण नजर आते हैं और इसका मेजर कारण आपको विटामिन सी की कमी है। तो आपका थायराइड की दवाई लेने जा रहे हैं आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इनको तो थायराइड की प्रॉब्लम है, इनको आप ये चीज क्यों बताते हैं, सप्लीमेंट बताते हैं। अरे इनकी जिसकी कमी से प्रॉब्लम हुई है उसी से वो ठीक होगा, राइट। तो ये एक चीज है कि आपको थायराइड से भी बचा जा सकता है विटामिन सी की मात्रा बराबर लेके। चलिए आगे चलते हैं। एक और विटामिन है, थोड़े से विटामिन के बारे में समझ लेते हैं, आगे फिर कल हम लोग और लेंगे, आज जल्दी इसको खत्म कर देंगे। विटामिन डी हड्डियों को बनाने में और संभाल कर रखने में बहुत मददगार है, यानी कि जो नई बोन्स को डेवलप करने में और उनको स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये कैल्शियम के स्तर को भी रेगुलेट करता है। विटामिन डी के अभाव में तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है लेकिन लेता कोई नहीं, ठीक है। हमारी हड्डियों के लिए कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण है। वयस्क लोगों में हड्डी मुलायम होने को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमजोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा आपके गुर्दे में, दिल में और खून की नसों में अन्य जगह में एक प्रकार की पथरी हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से एक टाइप की पथरी आपके नसों में हो सकती है, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं आपको विटामिन डी की कमी से। और डेफिनेटली विटामिन डी की कमी से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। विटामिन डी टाइप 2 डायबिटीज में सीधा सीधा संबंध है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर पाता है विटामिन डी की कमी की वजह से, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो विटामिन डी उसको चेक कर लेना चाहिए। अगर दुनिया की कितनी भी दवाइयां खाते रहेंगे, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपको दुनिया का कोई डॉक्टर जिंदगी में कभी भी डायबिटीज से छुटकारा नहीं दे सकता है। आप $1 बिलियन भी खर्चा कर देंगे तो भी। शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी का सेवन डायबिटीज के मरीज को जरूर करना चाहिए। ये कैल्शियम, हाँ, इससे ब्लड प्रेशर, अच्छा, जो मैंने बताया पथरी जो बन जाती है, स्टोन जो बन जाता है विटामिन डी की कमी से, एक्चुअल में वो कैल्शियम का बना होता है। इससे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है, खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है, इससे दिल के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए लगातार जो है आपको विटामिन डी लेना चाहिए अगर कमी है तो। अगर कमी नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टोर हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, इसको स्टोर कर लेता है शरीर। तो अगर आपने पहले से लिया हुआ है बराबर मात्रा है तो आवश्यकता नहीं है। विटामिन डी के सेवन से ऑटो इम्यून बीमारियां, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, इंसुलिन से संबंधित परेशानियां, हृदय रोगों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बार बार अगर किसी को मुहासे आ रहे हैं तो विटामिन डी चेक कर लीजिए, इसकी वजह से भी आपको बार बार मुहासे का प्रॉब्लम हो सकता है। गर्भावस्था में विटामिन डी उतना ही जरूरी होता है जितने कि अन्य विटामिन पौष्टिक तत्व जरूरी होते हैं। रक्त में फास्फोरस कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखता है, ये कैल्शियम को अब्सॉर्ब भी करता है और हमारे हड्डियों और दांतों को और रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और स्पेशली गर्भवती महिलाओं को जो है विटामिन डी की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो जाती है। विटामिन डी की कमी से चेहरे पर लाल रंग के चकत्ते हो सकते हैं, त्वचा सूखी हो सकती है, चेहरे पर खुजली हो सकती है। विटामिन डी एक्जिमा के उपचार में भी, आप समझ रहे हैं, विटामिन डी एक्जिमा के उपचार में भी लाभदायक है, फायदेमंद है। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग एक्जिमा से पीड़ित होते हैं उनमें विटामिन डी का स्तर काफी कम होता है, राइट। अब वो स्किन के लिए ले रहा है, दवाई लिए जा रहा है, लेकिन विटामिन डी जब तक कमी है उसको पूर्ति नहीं करोगे, आपका स्किन का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। इसीलिए एज ए वेलनेस कोच आपको ये सिम्टम्स जब आपको देखते हैं, इन चीजों को आप समझते हैं, तो आप डायग्नोज कर पाते हैं कि पेशेंट या जो भी व्यक्ति है जो आपसे सलाह ले रहा है उसको क्या सिम्टम आ रहे हैं, उन सिम्टम्स के आधार पे। इसीलिए हर व्यक्ति का प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है। जब हम बात करते हैं ना कि आप सारे डायबिटीज वाले पेशेंट को एक ही प्रोडक्ट क्यों नहीं देते एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर, क्योंकि हर इंसान का पोषण का स्तर अलग है, उम्र अलग है, उसका न्यूट्रिशन की इंटेक अलग अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग चीजें उसकी जरूरत हो सकती है। विटामिन डी का कम स्तर त्वचा को जल्दी बूढ़ा बना सकता है, कोई नहीं चाहता सब खा लो भैया विटामिन डी। उम्र से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देंगे, मतलब आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, घर वाले पहचानने मना कर देंगे कौन आ गए। प्रेगनेंसी में विटामिन डी की कमी के
जोखिम क्या हो सकते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट है और विटामिन डी कमी है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुल मिला के। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो एक बड़ा समस्या आज की तारीख में है। ज्यादातर आप देखते होंगे कि बहुत सारे केस में जब हम लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल में और फिर पता चलता है कि डायबिटीज हो गई है, तो विटामिन डी की कमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थी। इसकी वजह से आप प्रेगनेंसी में जो है जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। प्रीटर्म लेबर, भ्रूण का विकास सही से नहीं होना, ऐसे जोखिम बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा था, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। विटामिन डी के सेवन से शिशु के विकास पर भी असर होगा और समय से पूर्व जन्म की संभावनाएं कम हो जाएगी। प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा सीजरियन सर्जरी की आवश्यकता भी कम पड़ती है। सारे साइंटिफिक डेटा है, ये कोई नीम हकीम के डेटा नहीं है, सारे रिसर्च पेपर से उठाई गई इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें विटामिन डी का कितना महत्व हमारे जीवन में होता है। उसके अलावा बच्चे पर, ये तो हमने बात करा कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पर क्या फर्क पड़ेगा, बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा। जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है अगर मदर को विटामिन डी की कमी हो। नवजात में रिकेट्स की समस्या आ सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, बचपन से ही पैदा होते ही डायबिटीज हो जाती है। अभी मैंने कहीं सुना मतलब किसी ने मुझे बताया कि 3 महीने के बच्चे को इंसुलिन लगना शुरू हो गए। तो गलती इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की है कि उनको वहां कैल्शियम का लेवल बढ़ाने के लिए या चेक करके उनको सप्लीमेंट देना चाहिए था। एज ए न्यूट्रिशनल एडवाइजर, एज ए न्यूट्रिशनल कोच, हम ये सब चीजें इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए और लोगों को आप गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। राइट। वैसे तो डॉक्टर नेचर का एक कंप्लीट सिस्टम है जहां पे लगातार हर महीने हम लोग इस तरीके के ट्रेनिंग्स इवेंट्स करते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स की टीम बैठी रहती है जो आपको सपोर्ट करती है। जो पहली बार इस सेशन में आए हैं, आप डॉक्टर नेचर के साथ आप जुड़ सकते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो आपको ठीक से बताएंगे कि डॉक्टर नेचर के आने वाले और इवेंट्स को कैसे आप अटेंड कर पाएंगे और इन सब चीजों का निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा जो है, बच्चों का इम्यून सिस्टम बचपन से ही कमजोर होता है। पैदा होते ही बच्चों को तो तमाम बीमारियां उनको घेर लेती है, उनको अस्थमा हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, बहुत सारी चीजें। और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां भी होती है। कुछ बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाती है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं। 5-6 साल के हो जाते हैं तभी भी ठीक से बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते। ये पोषण की कमी जिम्मेदार थी। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वहां मंदिर गया था, मैं गुरुद्वारे गया था, मस्जिद गया था, बहुत कर लिया, बच्चा खड़ा ही नहीं होता, चल ही नहीं रहा। इसके लिए आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता थी। मंदिर और गुरुद्वारे इसमें कुछ नहीं कर पाए। अब आते हैं विटामिन ई। इसको भी विटामिन ए, आप जितने भी क्रीम्स खरीदते होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विटामिन ई वाली क्रीम, विटामिन ई वाली, ये बहुत सारी चीजें आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। तो वो बाहर से तो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अंदर से विटामिन ई बहुत जरूरी है। और इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन सिस्टम के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। ये शरीर को सामान्य बनाए रखने में, मांसपेशियों व टिश्यू या ऊतक को बनाने में मदद करता है। शरीर के को ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का जो नुकसान होता है, फ्री रेडिकल्स से बचाता है बेसिकली, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट हम लोग कहते हैं। विटामिन ई कोशिकाओं के अस्तित्व को बनाए रखने में, सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि कोशिकाओं का जो कवच है, कोशिकाओं के चारों तरफ जो घेरा रहता है सेल कवच, वो मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है, इसलिए कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने से भी रुकती है। इसलिए इसको एंटी एजिंग विटामिन भी बोलते हैं। फैटी एसिड के संतुलन को बनाए रखता है। समय से पहले हुए या प्रीमेच्योर शिशु में विटामिन ए की कमी होने से उनमें खून की कमी हो जाती है, इसलिए उनमें एनीमिया भी हो सकता है। तो विटामिन ए के बहुत बड़े, इस तरीके से आपने जाना विटामिन की रोल। विटामिन के मुख्य मुख्य जो विटामिन है उनके बारे में मैंने थोड़ा बताया। और अगले 2-3 मिनट में मैं कवर करता हूँ मैक्रो मिनरल्स। मिनरल्स जैसे विटामिन से, वैसे मिनरल्स जो है, जो थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, तो वो कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन उन कम में से जो कुछ ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और सल्फर, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ढांचे को, जैसे कैल्शियम फॉर प्रॉपर स्ट्रक्चर, हमारी हड्डियों का जो ढांचा है वो कैल्शियम से बना हुआ है मुख्य रूप से। इसी तरीके से फॉस्फोरस हमारे कोशिकाओं की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। मैग्नीशियम एंजाइम्स की रिएक्शन और बहुत सारे फायदे हैं।
सोडियम फ्लूइड के बैलेंस को बनाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। इसी तरीके से क्लोराइड जो है फ्लूइड का बैलेंस और डाइजेस्टिव जूसेस के लिए जरूरी है। पोटेशियम नर्वस सिस्टम और मसल के आपके फंक्शन के लिए। सल्फर और सभी जीव जंतुओं के टिश्यूज में पाया जाता है। उसके अलावा कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो थोड़े मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जरूरत होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, सेलेनियम, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। ये हीमोग्लोबिन में घुलकर शरीर के ऑक्सीजन को जो है सारे अंगों तक, ऑर्गन्स तक ले जाने में और एनर्जी को ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये लोह खनिज तत्व हमारे मस्तिष्क, ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ साथ शारीरिक विकास में भी मदद करता है। कुछ हार्मोन और ऊतकों के उत्पादन में जरूरी होता है। लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में आयरन बहुत जरूरी है। बच्चों की बुद्धि के विकास में आयरन बहुत जरूरी है। साथ में मांसपेशियों का विकास की जरूरी है। प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, उसको बढ़ाने में और ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से क्या हो सकता है? डेफिनेटली इसकी कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, याददाश्त की कमजोरी हो सकती है, संक्रमण, इन्फेक्शन के खतरे हो सकते हैं। ये सारी चीजें इसकी कमी से होती है। मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि डायबिटीज को रेगुलेट करने में मदद करता है। वैसे शरीर के और इवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्रोमियम। क्रोमियम डायबिटीज के पेशेंट के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है और बहुत सारे और इसके फंक्शन है, हम डिटेल में और कल समझेंगे। अब आज हमने जाना कि हमारे कोशिकाओं का जो स्वास्थ्य है उसके लिए सबसे जरूरी है कि कोशिकाओं को हम लोग डिटॉक्स करें, हम लोग साफ सफाई करें समय समय पर। ये कैसे करेंगे और विस्तार से हम लोग जानेंगे। लेकिन जो विटामिन और मिनरल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत महत्वपूर्ण इनका भूमिका है हमारे शरीर की कोशिकाओं से गंदगी को निकालने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, शरीर के विकास में, अंगों के विकास में, अंगों के निर्माण में। ये सब जो प्रक्रियाएं मैंने बताई ये न्यूट्रिशन के होता है। अगर ये न्यूट्रिशन हमारा कोशिकाओं तक पहुंचता रहता है, हमारी जो 37 खरब जो कोशिकाएं हैं, ये रोज बहुत सारी कोशिकाएं मरती है, बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। अगर इनको ये सब मिलता रहेगा तो कोशिकाएं स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज के दौर में बड़ा मुश्किल है ये कह देना जैसे कि आप बहुत पौष्टिक भोजन लीजिए। बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने बताया, उनकी वजह से पौष्टिक भोजन लेना हमारे लिए चैलेंज हो गया है। बच्चे सुबह उठते स्कूल भागते हैं, उनको पौष्टिक नाश्ता लेने का समय नहीं है। उसके बाद जो है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमको, अब लोग क्या चाहते हैं कि अच्छे क्वालिटी के सप्लीमेंट्स चाहते हैं। कैसे सप्लीमेंट? जो नेचुरल हो। अगर आप कोई सप्लीमेंट भी लेते हैं तो वो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, आप बीकासूल भी लेते हैं, विटामिन बी की कमी, बीकासूल ले सकते हैं, लेकिन वो सिंथेटिक वर्जन है। साथ ही साथ उसका जो, मैं एक छोटा सा चीज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका जो आउटर कवर है जिसमें कैप्सूल पैक रहता है, जिसको कैप्सूल शेल बोलते हैं, राइट, एम्प्टी कैप्सूल बोलते हैं, खाली कैप्सूल बोलते हैं, वो भारत में 99% जो एलोपैथी कंपनियां या बहुत सारे उनके आप जरूर आप देख लीजिएगा, वो बनी हुई होती है जिलेटिन से। और जहां तक मेरा मानना है कि अच्छा जो सप्लीमेंट है, जिसमें चाहे विटामिन की बात करूं, मिनरल्स की बात करूं, विटामिन की बात, कोई विटामिन की बात करूं, उसका जो आउटर शेल है वो प्लांट सेलुलोज का बना होना चाहिए जहां तक हो। तो डॉक्टर नेचर भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और वो सारे प्लांट सेलुलोज बेस्ड जो है वो बने होते हैं। तो नेचुरल होना चाहिए सप्लीमेंट। कि सप्लीमेंट भी अगर आपको केमिकल दे रहा है तो सप्लीमेंट के साथ साथ बहुत सारे केमिकल भी आपको मिल जाएंगे। मेड ऑफ प्योर हर्ब्स, बहुत सारी जड़ी बूटियों का मैंने जिक्र किया। भारत में बहुत सारी जैविक जड़ी बूटियां उत्पादित होती है, इनसे बना हो तो और लाभदायक होगा। अफोर्डेबल, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। बहुत सारे अमेरिकन कंपनियां, बहुत सारे विदेशी कंपनियां बहुत ज्यादा महंगा बेचती है तो वो एक आम इंसान की दूर हो जाता है। हाई क्वालिटी हो, साइंटिफिकली रिसर्च हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो और ऐसा पोषण जो कोशिकीय स्तर पर दिया जा सके, ऐसे सप्लीमेंट्स का उपयोग करना हमारे लिए लाभदायक होगा। ये आज हमने बेसिक्स में बात करी, कल हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे।